हेलो दोस्तों, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम बता चुके थे आपको कि सत्याग्रह का जो विचार था गांधी जी के अंदर कैसे आया, कहाँ से आया, इसके पीछे क्या वो रीजन थी जहाँ से उनके गांधी जी के विचार में सत्याग्रह आया। और सत्याग्रह को सबसे पहले स्टार्ट उन्होंने कहाँ किया था, तो इसका कॉन्सेप्ट आया था हमारे साउथ अफ्रीका में। वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर अंग्रेज़ जो वहाँ पर रेसिज्म का जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर लेके आए थे, उस रेसिस्ट के ख़िलाफ़ इन्होंने अपने प्रयोग किए थे साउथ अफ्रीका में। उस प्रयोग से वहाँ पर सफल होने के बाद भारत वो जब 1915 में वहाँ पर इंडिया में वापस लौटे, तो इन्होंने भी यहाँ पर इस प्रकार का प्रयास करने का उन्होंने ये प्रयास किया कि हम भी यहाँ पर सत्याग्रह का जो हमारा प्रयोग रहा है साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर सफल कर सकें। तो जब वो भारत में आए तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो मूवमेंट है सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया वेरियस प्लेसेस पे। 1917 में उन्होंने क्या किया, चंपारण को ट्रैवल किया। In 1917 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system। 1917 में वो चंपारण को ट्रैवल करते हैं। चंपारण जानना आपको पड़ेगा कि कि बिहार में पड़ता है। वहाँ पर जाकर के पीजेंट्स जो किसान थे उनको इंस्पायर किया कि आप स्ट्रगल करो, ये जो प्लांटेशन सिस्टम का जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम हमारे यहाँ कर रहा है। क्या वो दरअसल में देखिए प्लान क्या था, महात्मा गांधी जब आए और भारत में, तो एक बिहार के ही किसान थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो क्या किए कि आकर के गांधी जी को बुलाकर ले जाते हैं कि चलिए हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ किस प्रकार से हमारे यहाँ प्लांटेशन सिस्टम को किया जा रहा है, नील की खेती कराई जा रही है उस समय चंपारण में। तो आते हैं और बुला के ले जाते हैं, चलिए हमारे यहाँ देखिए किस प्रकार से हमारे यहाँ नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती है, आप उससे चलिए। क्योंकि उस समय गांधी जी का जो प्रभाव था थोड़ा धीरे धीरे व्यापक होने लगा था। 15 में आए थे और 17 जाते धीरे धीरे इन्होंने, तो इनका जो पहला जो हमारा कहेंगे किस प्रकार से जो मूवमेंट था, जो काफ़ी मास मूवमेंट थे, लोगों का ज़्यादा इसमें शामिल होना, 1917 वाला चंपारण का मूवमेंट इनका सबसे पहला और आधिकारिक जो प्रयोग था इनका इसमें देखने को मिलता है। 1917 ये जाते हैं चंपारण, राजकुमार शुक्ला के निवेदन पर वहाँ जाते देखते हैं, तो उन्होंने इसके खिलाफ किसानों का सहयोग दिया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया। उसमें सत्याग्रह को इन्होंने किया, कहा कि नहीं हम क्या करेंगे, इस प्लांटेशन को नहीं करेंगे। और दरअसल में ये क्या था कि इसको जो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, ठीक है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, ये फिक्स था कि आपको 3 जो कट्ठा है वो आपको क्या करना है, उस पर आपको नील की खेती ही करनी है। और नील की खेती से एक नुकसान क्या होता है, इंडिगो खेती इसको कहते हैं। इंडिगो खेती से नुकसान क्या होता है ना, कि वो वहाँ पे जिस खेत में अगर इसे बोया जाता है तो धीरे धीरे वहाँ की जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको वो ख़त्म कर देता है। वहाँ पर फिर आप नॉर्मल जो फसलें होती हैं जो कि हमारी फूड क्रॉप्स होती हैं, वहाँ पर आप ग्रो नहीं करा पाओगे। इससे क्या खाने का संकट आ जाएगा। इस वजह से किसान न चाहते, उनकी इच्छा नहीं थी कि ना हम प्लांटेशन इसका ना करें। तो जो हमारा सबसे पहला जो गांधी जी का वो था हमारा चंपारण पड़ता बिहार में। जाकर उन्होंने क्या किया, इस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में स्ट्रगल करने के लिए पीजेंट्स को क्या किया, इंस्पायर किया। 1917 में ही वो क्या किए, खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में पड़ता है, खेड़ा सत्याग्रह आपका। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो कुछ आपसे थोड़ा ये पूछा जा सकता है कि चंपारण कहाँ पड़ता है, तो बिहार में, खेड़ा कहाँ पड़ता है, तो आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो 1917 में ही उन्होंने सत्याग्रह एक किया, जिसमें क्या किया, उन्होंने पीजेंट्स को सपोर्ट किया, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। वहाँ पर हुआ क्या था कि प्लेग आने की वजह से वहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया था। तो जो पीजेंट सब किसान थे वो रेवेन्यू जो पे नहीं कर पाते, दे कुड नॉट पे द रेवेन्यू, और डिमांड कर रहे थे एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, कि हमें क्या करें कि 1900 जो उस दौरान उनका जो टैक्स कलेक्शन था, जो वो रेवेन्यू देना था उनको, उसमें उनको छूट दी जाओ, उन्हें उनको देना ना पड़े। क्योंकि उनकी जो हमारी प्लेग आ गई थी, प्लेग महामारी की वजह से पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो गई थी। तो जो हमें क्या हुआ, रेवेन्यू में छूट मिली हमें। 1980 में
महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट वहाँ भी करते हैं। क्यों जाते हैं? तो वहाँ पर अहमदाबाद में ही कॉटन मिल वर्कर, कॉटन मिल सूती वस्त्र का जो हमारा मिल था, वहाँ पर वर्कर्स का के हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए, तो गांधी जी के तीन हमारे हैं। उसमें कौन कौन सा है तो ये ध्यान रखें। एक हमारा 1917 में ही चंपारण, 1917 में ही हमारा खेड़ा गुजरात में पड़ता है, और 1918 में जाते हैं अहमदाबाद में, जो हमारा कॉटन की जो मिल है, कॉटन मिल के जो हमारे मज़दूर हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनको सपोर्ट के लिए। तो इस तीन आंदोलन इनको सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है, उन्होंने सपोर्ट किया। तो अपनी चर्चा करेंगे अपने कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट, तो इसके बारे में तो क्या कहना, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एक प्रकार से कहें तो बेकार कानून था हमारे अब तक की हिस्ट्री में। ये दरअसल में इसे तो गांधी ने इस प्रकार से कहा था कि बिना दलील, बिना वकील, इस प्रकार से संज्ञान उन्होंने दिया था कि यहाँ पर तो, और बिना अपील कहते, ऐसे कहते थे कि ना इस पे अपील कर सकते हो, ना कोई अपनी दलील दे सकते हो, और ना ही कोई आप क्या कर सकते हो, आपका कोई वकील। तो इस प्रकार से समझिए कि ये कानून रॉलेट नाम का एक हमारा वो था, ऑफिसर था, उन्होंने ही लाया था, तो इस वजह से उसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। देखिए जो दे रखा उसको थोड़ा समझा देते हैं। एम्बोल्डनेड विद द सक्सेस, गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। अभी 1917 और 18 में जो उन्होंने 3 आंदोलन किए थे, इसमें जो उन्होंने सफलता मिली थी, तो इसके बाद से वो इस बात से बहुत खुश थे कि अब मैं क्या करूँगा, इस आंदोलन को इसी प्रकार से एक सत्याग्रह आंदोलन राष्ट्रव्यापी नेशन वाइड में चलाऊँगा। और किसके खिलाफ? तो जो हमारा रॉलेट एक्ट को प्रपोज किया गया है कि एक रॉलेट एक्ट आने वाला है 1919 में आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट में मैं पूरे नेशन वाइड में क्या करूँगा, एक हमारा ये सत्याग्रह मूवमेंट करूँगा। ये एक्ट इतनी जल्दी हमारे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात जो हमारे ब्रिटेन में थी, इतनी जल्दी से इसे पास की, इससे बिना ध्यान में रखे, डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर, जो इंडियन मेंबर्स थे उनके विरोध को बिना ध्यान दिए पास कर दिया। इसमें क्या हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए, रिप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पावर आ गया, एनॉर्मस पावर आ गया, और उसके पास इतनी पावर आ गई कि वो पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे, पॉलिटिकल प्रिजनर अर्थात जो हमारे जो राजनीतिक जो हमारे जो बंदी होते हैं, मान कोई नेता कोई अगेंस्ट में किसी के जो सत्ता है उसके खिलाफ आवाज़ लगाई तो उसको उठा कर जेल में बंद कर दिया। तो जो कोई जुल्म नहीं किया है, एक नॉर्मल प्रिजनर और एक हमारा होता है पॉलिटिकल प्रिजनर, इसमें अंतर होता है। नॉर्मल जब कोई आप करते हो, कोई आप हत्या किया, कि चोरी किया, वो किया, तो आपको जेल में बंद किया जाता है, वो होता है। और ये क्या होता है कि आप सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, जो हमारे गवर्नमेंट प्रेजेंस में है उसके खिलाफ आप उठाते हो, तो और आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप बिलोंग करते हो तो आपको जेल में बंद कर दिया जाता है, उससे कहते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर। तो पॉलिटिकल प्रिजनर को क्या ये लोग करते थे, उठा करके जेल में बंद कर दिया। इस बात की आशंका होने पर ये क्या है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर, और 2 साल के लिए, फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। ये चीज़ हमारा जो है ना, बहुत ही खतरनाक किस्म का हमारा एक प्रकार से सिस्टम लागू हो गया था। देख सकते हैं कि इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। और ट्रायल भी नहीं करना, मतलब कि आप जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत भी नहीं किया जाएगा, आपको 2 साल तक वैसे ही रख लिया जाएगा। ये चीज़ बात कहना, महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारा जो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। जो 6 अप्रैल है, गांधी जी का क्या करना था, गांधी जी चाहते थे कि एक प्रकार का जो अहिंसात्मक जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस है, सविनय जो आपका अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसओबीडियंस, इसका मतलब क्या है कि हम आपका बड़े ही विनम्रतापूर्वक
बड़े ही पोलाइटनेस के साथ हम आपको कहेंगे कि हम आपके द्वारा लगाए गए कानूनों को, आपकी बातों को हम अस्वीकार करते हैं। वी पोलाइटली अनएक्सेप्ट, वी पोलाइटली डिसएग्री विद योर प्रपोजल। हम आपके जो प्रपोजल है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बड़े हम विनम्रता से कह रहे हैं, इसमें हम आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। इसको कहते थे कि सिविल डिसओबीडियंस, एकदम बड़े शांत और अहिंसात्मक, कोई हिंसा भी नहीं करना है। किसके अगेंस्ट में सब बात? जो भी अनजस्ट लॉ आए थे, जो भी हमारे जो आए थे आपके क्या बोलते हैं अन्यायपूर्ण जो कानून आए थे, उन सब के खिलाफ। और इसका परिणाम क्या हुआ कि विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल। अब इसका वजह से क्या हुआ कि 6 अप्रैल को भी हड़ताल करना था। तो ओवरऑल रॉलेट एक्ट अभी तक क्या समझ में आएगा? रॉलेट एक्ट क्या है? 1919 में एक एक्ट पारित किया गया जिसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट को एक बहुत ज़्यादा पावर मिल गई। किसके अगेंस्ट मिल गई? इतनी ज़्यादा पावर मिल गई कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट ट्रायल किए हुए, विदाउट ट्रायल के 2 सालों तक डिटेंस कर सकता है। ठीक है, बंद रख सकता है उनको जेल में, बिना मुकदमा चले, बिना ट्रायल के 2 साल तक बंद रख कर सकता है। गांधी जी चाहते थे कि हमें क्या करें कि नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करें इन अनजस्ट लॉ के खिलाफ, और वो 6 अप्रैल को स्टार्ट होना था। रैलीज ऑर्गेनाइज की जा रही थी अनेक सिटियों में, वेरियस सिटीज़ में। वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। कहाँ पर वर्कर्स? तो रेलवे वर्कशॉप में जो काम करते थे, दुकानें बंद होने लगी। जो भी हमारे ये थे, alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railway and telegraph would be disrupted। ये बात बहुत चीज़ लोग चिंतित होने लगे क्या कि हमारा ये एक जो लाइन्स होती हैं कम्युनिकेशन की, जैसे कि रेलवे है, टेलीग्राफ है, इन सबको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने तब डिसाइड किया क्या कि इन जो नेशनलिस्ट हैं, जो हमारे जो राष्ट्रवादी हैं, इनको क्या किया जाए, क्लैम्प डाउन कर दिया जाए, इनको हिरासत में ले लिया जाए, इनको हमारा दमन शुरू किया जाए, इनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो लोकल लीडर्स को क्या किया, अमृतसर से उठा लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से बैन कर दिया गया। 10 अप्रैल को क्या किया, पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। 10 अप्रैल के दिन अमृतसर में जो पुलिस ने क्या किया था, एक शांतिपूर्ण जो हमारा प्रदर्शन चल रहा था उस पर उन्होंने फायर कर दिया। बैंकों को लूट लिया गया, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स। गोली चला दी गई। इसके बाद हुआ क्या? इसकी वजह से हुआ क्या कि पूरा का पूरा हमारा द प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बैंकों पर, पोस्ट ऑफिस पर, रेलवे स्टेशन पर, सब के सब हमले होने लगे। मार्शल लॉ लागू हो गया और जनरल डायर अब इस कमांड को ले लिया। जनरल डायर कमांड ले लेता है, फिर क्या होता है देखिए। ऑन द डेट ऑफ 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल की घटना, इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टूक प्लेस। यही वो घटना है जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग मैसाकर कहलाता है। 13 अप्रैल 1919 उस दिन बैसाखी का मेला, जो कि हमारा सिख धर्म में बहुत ही पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन मेला लगता है, सब लोग जालियांवाला बाग हमारा जो है वहाँ पर एकत्र हुए थे। On that day a large crowd gathered in the enclosed ground of जालियांवाला बाग। वही बात मैंने बताया कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कुछ लोग गवर्नमेंट के जो न्यू रिप्रेसिव मेजर्स थे उनके अगेंस्ट में आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो कुछ आए थे बैसाखी फेला को अटेंड करने के लिए, बैसाखी मेला को अटेंड करने के लिए जो एनुअल लगती है। क्योंकि ये जो हमारा जालियांवाला बाग है ना, वो शहर से दूर था, आउटसाइड था। तो बहुत सारे जो विलेजर्स थे इस मार्शल लॉ से अनअवेयर थे कि हाँ, वो मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है। डायर एंटर द एरिया में एंटर्ड कर दिया। पूरे के जितने एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलने वाले रास्ते उन सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया। मेला में एंट्री करिए गए थे लोग, सारे के सारे मजे जो एग्जिट पॉइंट है उन सबको बंद करा दिया और भीड़ पर ओपन फायर स्टार्ट करवा दिया। मारो गोली, देखते हैं क्या, मारो गोली जितना मारना। अब वो आदेश दे दिया, सारी गोलियाँ दनादन लगने स्टार्ट हो। अब कह रहा है कि हमारा जो सैकड़ों से ज़्यादा हमारे क्या मारे गए लोग, बहुत हज़ारों लोग घायल हो गए।
सरकारी आंकड़ा है, पहले बता दे रहे, सरकारी आंकड़े में और रियलिटी में बहुत सारा अंतर होता है। उसका ऑब्जेक्ट क्या था? हिज ऑब्जेक्ट एज ए डिक्लेयर्ड लेटर। बाद में उसने ये दिखाया क्या, उसका कहा था कि मुझे करना क्या था कि लोगों में एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना था, कि आप मानसिक रूप से डर जाएं, आपके अंदर चिंता का भाव पैदा करना था। सत्याग्रही जो थे उनके मन में डर, आतंक की भावना, कि ये लोग डर जाएं, समझ लें कि अब क्या होने वाला है और आगे कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी ना करे। लेकिन जैसे ही ये घटना जालियांवाला बाग का स्प्रेड हुआ, भीड़ गलियों में बहुत सारी इकट्ठा हो गई। नॉर्थ इंडियन टाउन्स में स्ट्राइक्स होने लगी, क्लैशेज होने लगे, पुलिस के साथ मुठभेड़ होने लगी, दंगे होने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया जाने लगा। गवर्नमेंट भी क्या कि ब्रूटल रिस्पॉन्ड की, ब्रूटल रिप्रेशन के साथ वो भी रिस्पॉन्स की, ह्यूमिलेट करने लगी, लोगों को टेरराइज करने लगा, आतंकी वो किया जाने लगा, मारा पीटे जाने लगा। सत्याग्रहियों को अपने नाक से ज़मीन पर रगड़ने पे मजबूर कर दिया गया। गलियों में घसीट घसीट के चलाए जाए। लोगों को जो उसके बड़े साहब थे उनको सलामी ठोकर लेकिन मजबूर किया गया। लोगों को बहुत ही कहा जाए क्या कहें, मन दुखी हो जाता है पढ़ करके। लोगों को कोड़े मारे गए। फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान पर बम फेंके गए। वायलेंस को चारों तरफ बढ़ता देख महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को रोक दिया। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी ने अपने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। जो हमारा रॉलेट सत्याग्रह है एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट हो गया। वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटी। लेकिन ये ध्यान रखें, रॉलेट सत्याग्रह जो हमारा था वाइड स्प्रेड मूवमेंट रहा था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही जो भी अभी था वो भी सिटीज़ और टाउन्स में ही क्या था, लिमिटेड था। महात्मा गांधी को ये भी ज़रूरत महसूस हुई कि अब इसे क्या करना है, इसे और भारत में बड़े व्यापक स्तर पे इसे लॉन्च करना है। लेकिन वो निश्चित थे कि इस प्रकार का कोई भी मूवमेंट और विदाउट ऑर्गेनाइजेशन के हिंदू और मुस्लिम को आपस में साथ नहीं हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने क्या सोचा कि अब एक मुद्दा मिल गया उनको, खिलाफत इशू। वर्ड समझिए खिलाफत क्या है, आगे अभी क्लियर हो जाएगा। खिलाफत खलीफा वर्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय हमारा पूरी मुस्लिम मेजॉरिटी का जो हमारा टर्की था नेतृत्व करता था, और टर्की में ऑटोमन एम्पायर था। तो ऑटोमन एम्पायर का जो हमारा जो हेड होता है उसको खलीफा कहते थे। और चूँकि ऑटोमन एम्पायर जिसको जो कि टर्की है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार चुका था, तो सारे जो हमारे जो विजित राष्ट्र थे, जो विनिंग स्टेट्स थे, विनिंग कंट्रीज़ थी, विनिंग नेशंस थे, वो क्या किए, किस पे डर था कि ये इस पे लगाएंगे, जुर्माना लगाएंगे, चार्ज लगाएंगे। तो इस वजह से क्या कि पूरा का देखिए ये बता रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार भी क्या था कि ऑटोमन तुर्की जो हमारा था उसमें हार हो गई थी, और यह अफवाह फैल गई थी क्या कि एक हार्श पीस ट्रीटी साइन होगी, इम्पोज किया जाएगा ऑटोमन एम्परर पे, जो कि स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का, जिसको खलीफा कहा जाता था। अब इस खलीफा के टेम्पोरल पावर्स को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी का फॉर्म किया गया 1919 में बॉम्बे में। उसमें जो हमारे यंग मुस्लिम लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों भाई थे। इनकी वार्ता महात्मा गांधी के साथ हुई, जिसमें इन्होंने क्या किया कि किस प्रकार से हम इशू को यूनाइट कर लें, इस इशू से हम क्या करें, हिंदू और मुस्लिम एकता को कंबाइन करके और इस एकता को, इस यूनिटी को, इस यूनिफिकेशन को हम यूज कर सकें अपने देश में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। गांधी जी ने इस अवसर को देखा और कहा कि इस अवसर को हम क्या करते हैं, मुस्लिमों को एक ही छत के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे यूनिफाइड कर दे इस नेशनल मूवमेंट को, और इसमें हिंदू मुस्लिम सब साथ में आ जाए और एक साथ, तब इनका विरोध क्या होगा, नेशन वाइड हो जाएगा और पूरी तरीके से ये देशव्यापी हमारा होगा। इसलिए हमारा कलकत्ता सेशन 1920 में हुआ था, सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि अदर जो लीडर्स थे उनको कन्विंस किया, सहमत किया, समझाया कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का
असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात है। इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज के लिए भी और खिलाफत के सपोर्ट में भी हमें एक असहयोग मूवमेंट स्टार्ट करना होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना होगा। तो कोई पूछेगा कि भाई कि खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द खिलाफत कमेटी वाज ऑर्गेनाइज्ड? आंसर इन मार्च 1919 इन मुंबई। ठीक है। जालियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो इसमें हमारे जो कमेटी के मेंबर्स थे, जो कौन कौन से दो हमारे यंग मुस्लिम लीडर्स थे, बता सकते हैं? बताइए, देखते हैं क्या बताते हैं आप। दो लोग थे, एक मोहम्मद अली थे और एक शौकत अली थे। दोनों भाई थे। बात यहाँ आती है कि इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ज़रूरत क्यों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों, वाई? तो अपनी एक फेमस बुक है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की, 1999 में इन्होंने लिखा था। तो उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश रूल था भारत में इस्टेब्लिश किया गया था विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, वो भारतीयों के सहयोग से ही इस्टेब्लिश किया गया। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस बात का वर्णन किया कि जो भारत में ब्रिटिश शासन है तो भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था, और ये जो गवर्नमेंट है ये उनके द्वारा ही चल रहा है, सर्वाइव केवल और केवल हो रहा है क्योंकि इनका सपोर्ट है। यदि इंडियंस कोऑपरेट करने से ही मना कर दें तो ब्रिटिश रूल ऑटोमेटिक यहाँ पर इंडिया में कोलैप्स कर जाएगा, एक साल में ही कर जाएगा और स्वराज हमारा आ जाएगा। तो ये जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट कैसे बन गया, हाउ कुड, जो हमारा असहयोग का जो विचार है, आंदोलन कैसे बन सकता था, इस बात पे विचार उन्होंने किया। गांधी जी ने प्रपोज किया कि एक मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज, क्या करना चाहिए, इसे चरणबद्ध तरीके से स्टेजेज में धीरे धीरे इसे क्या करना, लागू करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, इसे क्या करना, सबसे पहले गवर्नमेंट द्वारा जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं उसे में क्या करना होगा, वापस रिटर्न करना होगा, और सिविल सर्विसेज जो भी हैं उनका बॉयकॉट करना होगा। अर्थात हमें क्या करना होगा, हमें उन चीज़ों को, किसी भी चीज़ के साथ हम कांटेक्ट नहीं रखेंगे, किसी चीज़ों के साथ हम जुड़ेंगे नहीं, हम इनकार कर देंगे, फॉरबिड कर देंगे, किसी भी एक्टिविटी में हम हिस्सेदारी नहीं लेंगे। वी डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटीज, कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे नहीं, उनका यूज नहीं करेंगे। आमतौर पे जो इस प्रकार का हमारा जो प्रोटेस्ट की जो तरीका होता है उसे बॉयकॉट कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बिगिन एज द सरेंडर ऑफ टाइटल्स ऑफ द गवर्नमेंट अवार्ड्स, बॉयकॉट ऑफ सिविल, हम सिविल सर्विस में भाग नहीं लेंगे, इसको बायकॉट करेंगे, आर्मी को बायकॉट करेंगे, पुलिस को बायकॉट करेंगे, कोर्ट्स को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, स्कूल्स को, फॉरेन गुड्स को, जो भी चीज़ें हैं विदेशी वस्तुएं, स्कूल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोर्ट, पुलिस, आर्मी, सिविल सर्विस, सबका बायकॉट करेंगे, सब चीज़ को छोड़ेंगे, कोई यूज नहीं करेंगे, सब छोड़ देंगे। तब जाके इस गवर्नमेंट क्या हुआ, देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, और जब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको सप्रेस करने के लिए क्या करेगी, जब बलपूर्वक प्रयोग करेगी तो हम पूरी तरीके से सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे, हो जाएगा। समझ रहे हैं एक तरीके से इन्होंने क्या किया, कितना सही तरीके से। उनकी जो पुस्तक जिन्होंने वर्णन किया हिंद स्वराज 1909 में, कहा कि जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है ना, एम्पायर है, वो ब्रिटिशों से नहीं, वो भारतीयों के सहयोग से चल रही है, और यदि भारतीय उनको सहयोग ही ना करें तो ऑलरेडी ये साल भर के भीतर हमारे ये कोलैप्स कर जाएंगे, इनके इंडियन जो इनका रूल है। तो क्या उनका विचार था कि ये हम किस प्रकार से इस जो विचार है ना कोऑपरेट न करने का, नॉन कोऑपरेशन का, उसे हम किस प्रकार से हम इस मूवमेंट का रूप दे सकते हैं। तो उनका सुझाव था कि हम इस स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे इसमें हम आगे। और तो सबसे पहले लोगों के कारण जो भी गवर्नमेंट द्वारा दी गई टाइटल्स हैं, जो हमारी जैसे राय साहब है, खान खाना है, ये वगैरह है, सबको हम वापस रिटर्न करेंगे, हम कोई नहीं चाहिए हमें जो गवर्नमेंट जो हमारे जो सर्विसेज हैं, सेना, पुलिस, अदालत, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, सबका बाइकआउट कर बहिष्कार करना होगा। और यदि सरकार इसको रोकने के लिए अगर और रिप्रेशन का, दमन का रास्ता अपनाती है तो हम क्या करेंगे, वाइड नेशन वाइड हम क्या करेंगे, एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम स्टार्ट कर देंगे।
अब ये क्या हुआ कि जो 1920 की गर्मियों के दौरान महात्मा गांधी और शौकत अली पूरी इस मोमेंट के पॉपुलर सपोर्ट के लिए किस प्रकार से हम इसको सपोर्ट जुटा सके, पूरी यात्रा किया, देश भर में यात्राएं की। कांग्रेस के अंदर भी मैनी विद इन द कांग्रेस पर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स, इस बात के लिए सहमत थे। दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। 1920 में जो हमारा नवंबर 1920 में जो हमारा काउंसिल इलेक्शंस थे शेड्यूल किए गए थे, उनको भी बॉयकॉट करने के लिए वो इच्छुक थे। चलो ठीक है, हम भी क्या करेंगे, हम ठीक है उसको हम हटा देंगे, बहिष्कार कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे। ये थोड़ा सा वो रिलक्टेंट थे कि हाँ ना में उन्हें डर लगता था कि कहीं ये जो मूवमेंट है फिर से ये क्या करे, हमारा एक पॉपुलर वायलेंस की तरफ लीड ना कर जाए। तो जो आगामी जब सितंबर और दिसंबर का जो मंथ था, इसके बीच का जो हमारा टाइम पीरियड था, कि बहुत ही कांग्रेस के अंदर टसल का हमारा कह सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं अभी क्यों हमारा नवंबर में जो हमारा वो था और सितंबर से लेकर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 4 महीने जो टाइम पीरियड मिला है वो हमारा बहुत ही टसल था कांग्रेस के अंदर। एक क्षण तो ऐसा लगा कि फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट के जो हम सपोर्टर और अपोनेंट जो विरोधी हैं, उनसे कोई मीटिंग ही नहीं, कोई मीटिंग पॉइंट ही नहीं हो सकता जिस पे आपस में मिल सकें, सहमति नहीं बन पाएगी। बट ओवरऑल कांग्रेस जो सेशन नागपुर में 1920 में हुआ था दिसंबर में, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ मतलब कि आपस में सहमति बनी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्वीकार किया जाए और शुरू किया जाए, ठीक है। बट हम आगे देखेंगे कि हम आंदोलन ये किस तरह से हमारा फर्दर मूवमेंट हमारा आगे बढ़ा, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया, किस प्रकार से इसमें हमारा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस किस प्रकार से अपने अपने तरीके से लिए, इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये फ़ोटो हमारा है, ये बड़ा सा चरखा बना के दिखाया गया है, ये देसी वस्तुओं के सपोर्ट के लिए बनाया गया दिखा रहा है। फॉरेन क्लॉथ को दिखाया, फॉरेन क्लॉथ वाज सीन एज द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन। फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन जो क्लॉथ दिखाया गया क्या कि वेस्टर्न इकोनॉमिक कल्चर का हमारा सिंबल है, इसे हम क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। अब डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट्स, अब अलग अलग लोग हमारे इसमें क्या थे, टर्म्स थे, उसको हम देखते हैं अभी आगे, ठीक है। जो हमारे विभिन्न स्टैंड्स थे, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट के अंदर, आंदोलन के अंदर विभिन्न धाराएं बढ़ गई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हमारा खिलाफत मूवमेंट था वो 1921 में स्टार्ट हुआ। वेरियस सोशल ग्रुप्स थे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए और हर एक जो हमारा ग्रुप है उसका अलग अलग हमारा स्पेसिफिक एस्पिरेशन था, उसकी अलग आकांक्षाएँ थी, उसकी अलग हमारी वो थी। सबने अपने अपने अलग तरीके से स्वराज को रिस्पॉन्ड किया, लेकिन जो मीनिंग थी ना, ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज के बुलाने पर सब एक साथ है, लेकिन जो टर्म अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग थिंग्स थी, हमारा स्वराज का मतलब अलग अलग था। तो पढ़ेंगे हम कि हमारा जो मूवमेंट रहा था ग्रामीण इलाके में कैसे रहा था, शहरी इलाकों में कैसे रहा था। तो जो शहरों में हमारा मूवमेंट रहा था वो कैसे रहा, वो जरा देख लीजिए आप। ये जो हमारा मूवमेंट है शहरों में, ये मेनली मिडिल क्लास जो हमारा लोग हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट इसमें किया गया। हज़ारों स्टूडेंट्स ने जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल थे, सरकारी जो स्कूलें थी, कॉलेजेस थी, उन सबको छोड़ दिया। हेडमास्टर टीचर ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया। काउंसिल जो इलेक्शंस होने वाले थे उनका बॉयकॉट किया गया लगभग हर प्रोविंसेज में, एक्सेप्ट एक मद्रास जहाँ पर क्या थी, जस्टिस पार्टी थी, जो कि पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण पार्टी ने, जो कि वहाँ की जस्टिस पार्टी थी मद्रास में, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जो हमें काउंसिल में यदि प्रवेश करना है तो काउंसिल में प्रवेश करके ही हमारे पास एक रास्ता बचा है क्या, कि हम इस पावर को एज्यूम कर सकें, पावर को हम ले सकें। ये कभी कभार होता क्या था ना कि जो ये हमारी जो पार्टी जो हमारी क्या बोलते हैं, काउंसिल में जो प्रवेश करने की जो पार्टी की जो पावर थी ना, वो अधिकतम क्या होता था, ब्राह्मण्स ही यूज कर लेते, जिनके पास पहुँच थी हमारा। तो ब्राह्मण्स और ये सब क्या कर रहे हैं, इसको रिजाइन मार रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसमें एंट्री नहीं लेंगे, तो हमारे पास चांस रहेगा कि हम उसमें एंट्री मार करके पावर को रिज्यूम कर सकें, पावर को हम ले सकें।
जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हमारा खासतौर पर अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे देखेंगे इसका, तो बहुत ही ड्रामेटिक इसका इफेक्ट रहा था। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट कर दिया गया। अर्थात पिकेट मतलब होता है कि क्या करते हैं, कोई इस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट जिसमें क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं शॉप या फैक्ट्री ऑफिस के मेन एंट्रेंस कोई ब्लॉक कर देते हैं। लिकर शॉप को पिकेट कर दिया गया, फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया गया, बड़े ही ह्यूज बॉन फायर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे जलाया गया। ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या कि 1921 से लेकर 21 के जो दौरान हमारा जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लॉथ्स का, वो एकदम गिर करके हमारा 102 करोड़ से 102 करोड़ से 57 करोड़ तक। समझ रहे हैं कितना बड़ा लॉस है ये हो गया हमारा। कई सारे प्लेसेज जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स का या फॉरेन गुड्स या फाइनेंस का या फॉरेन ट्रेड का जो भी है हमारा, इसको क्या कहते हैं रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हम इसको मंगाएंगे ही नहीं। इसका असर क्या हुआ कि बॉयकॉट मूवमेंट चारों तरफ फैला। लोग क्या कर दिए कि मना करने लगे इंपोर्टेड क्लॉथ्स को पहनने से, और केवल इंडियन वही हमारा जो ब्रांड जो भी कहें हम खादी था वो भी पहनने का स्टार्ट किया। इसके बाद इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, हैंडलूम्स ये धीरे धीरे ग्रो अप करने लगे, बढ़ने लगे। लेकिन धीरे धीरे वैरायटी ऑफ रीजन्स के कारण, बहुत सारे कारणों के कारण जो हमारे शहरों में जो मूवमेंट था स्लो डाउन होने लगा। कारण क्या था वो समझिए। खादी क्लॉथ जो था ऑफन महंगा था। क्यों? क्योंकि जो इसे प्रोडक्शन करने वाले थे बहुत ही कम थे और इसे हैंडमेड था, हाथ से बनाया जाए, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी और ज़्यादा महंगा पड़ने की वजह से जो हमारे मॉस लेवल पे जो हमारे मिलों में प्रोड्यूस हो रहे हैं कपड़े, जो मिलों में प्रोड्यूस हो रहे कपड़े जो यहाँ गरीब लोग हैं उनके लिए सस्ते पड़ जाते थे, और हाथ से बनाए हुए जो खादी कपड़े थे यहाँ पर लोकल में प्रोड्यूस होने से महंगा होने की वजह से वो उसको बियर नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उसको खरीद नहीं पाते थे। अब ये जो हमारा मिल का बाइकआउट करना है कपड़ों को, ये इतना लंबा नहीं चल पाएगा, और यही हुआ भी कि चल नहीं पाया। धीरे धीरे ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशंस थी उनमें भी प्रॉब्लम फेस हुआ, और हमारा क्या हुआ धीरे धीरे वो भी खुलना स्टार्ट हो गया। मूवमेंट के सक्सेस होने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए था कि जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उसका कोई ना कोई उन्हें अल्टरनेट एक व्यवस्था ढूंढनी होगी। तो भाई अगर किसी चीज़ का बाइकआउट करूँ, मुझे ये यूज नहीं करना है, ठीक है, यूज़ आप नहीं करोगे। जस्ट लाइक एज इस समय आप देखोगे कि हम कहते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल यदि मैं सारे के सारे इंपोर्ट्स में रोक दूँ, किसी भी कंट्री से मंगाऊँ ही ना, तो क्या मेरे पास इसका अल्टरनेट है? हम क्यों लाख करने के बाद हम यूज़ नहीं कर पाते, प्लास्टिक्स को रोक नहीं पाते? क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका यूज़ तो देखना चाहिए ना कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जिसका हम यूज करके हम उसका अल्टरनेटिव लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। जब हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं होगा तो हम मजबूर जनता क्या करेगी? गवर्नमेंट यदि किसी चीज़ पे रोक लगा दे, रोक लगने की आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं, लेकिन आप उन्हें यदि उसी रेंज में सस्ता में या प्रोवाइड नहीं कराओगे तो उसका विकल्प जनता को क्या मिलेगा? तो वो जानबूझकर ना चाहते हुए भी वो क्या करेगी, उन प्रोडक्ट्स का धीरे धीरे वो यूज करना चाहेगी। और यही हुआ उस समय भी। जो हमारे जो कपड़े थे, जो खादी के बनाए हुए जो देसी कपड़े थे, वो हैंडमेड होने के कारण ये महंगे होने लगे, और वहाँ पर मास प्रोडक्शन हो जाता था मिल्स में, वो चूँकि सस्ते पड़ते थे। इस वजह जो हमारे यहाँ किसान थे, जो हमारे यहाँ वर्कर्स थे, इनके लिए वो सस्ता पड़ा था। धीरे धीरे वहीं हुआ कि क्या बोलते हैं आपका, ये मूवमेंट हमारा स्लो होने लगा। स्टूडेंट्स और टीचर भी धीरे धीरे क्या करने लगे, गवर्नमेंट स्कूल फिर वापस आने लगे। लॉयर्स भी फिर से हमारे क्या करें, गवर्नमेंट कोर्ट्स को फिर से ज्वाइन कर लिए। अब रिबेलियन इन द कंट्री साइड, ठीक है, शहरों में तो हमारा ये ठीक है, फ्रॉम द सिटीज द नॉन गवर्नमेंट मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरे शहर में, पूरे देश में फैलने लगा। ये धीरे धीरे हमारा क्या हुआ कि चरणबद्ध तरीके से कहें एकदम फोल्डेज में हमारा स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। अब धीरे धीरे हमारा किसान से लेकर के जो ट्राइबल्स थे उनके द्वारा भी हमारा इस मूवमेंट में भाग लिया जाने लगा। तो ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार से हमारा ये प्रदर्शन हमारा हुआ, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया डेवलप हुआ धीरे धीरे, और ये पूरे के पूरे हमारे वॉर के दौरान ये हमारे किस प्रकार से हमारे लोग इसमें शामिल हुए, इसको देखेंगे। तो अवध में जो किसान थे, जिसको लीड कर रहे थे हमारे बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी थे। who had earlier been to Fiji as an indentured labor। जो हमारा स्टेटमेंट, जैसे कि अवध में हमारे जो किसान थे जिनको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, वो एक सन्यासी थे इसके पहले। और उन्होंने क्या किया था, इसके पहले वो फिजी, एक जो कि कंट्री हमारा है, फिजी जो देश है,
वहाँ पर वो एक इंडेंचर्ड लेबरर कहते हैं, उसको कहते हैं गिरमिटिया मज़दूर। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि जब किसी देश से उठा कर के मज़दूरों को, किसी व्यक्ति को दूसरे देश में ले जाकर मज़दूरी कराया जाता है, उससे गिरमिटिया मज़दूर कहा जा रहा था। उससे क्या करके उसको ले करके चले गए थे। तो इससे पहले वो फिजी में गिरमिटिया मज़दूर की तरह उन्होंने काम किया था। अब यहाँ पे जो मूवमेंट था, द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार। देखिए समझिएगा कि अवध में जो हमारा मज़दूरों किसान जो संगठन ना कहें भाई, किसानों का जो ग्रुप था जिसको लीड कर बाबा रामचंद्र, उनके लिए जो हमारा जो मूवमेंट था वो क्या था, तो उनके लिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो उनके लिए जो मूवमेंट था हमारा वो था तालुकदार के अगेंस्ट में था और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में था, जिन्होंने जो क्या कहते हैं वो डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्स ऑर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर्स। अब ये जो मूवमेंट तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जिन्होंने पीजेंट से बहुत ही हाई रेंट डिमांड की थी कि आप क्या करो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रेंट दोगे, लगान दोगे हमें, और भी अदर तरीके के हमारे शेष हमारे इसमें दिए गए थे। तो जो पीजेंट्स थे ना, अब इनको क्या किया गया, बेगार्स में लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। इसका मतलब क्या रहा है कि जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनको बेगार पे काम करने के लिए फोर्स किया गया और उन्हें लैंडलॉर्ड्स के फॉर्म पे विदाउट एनी पेमेंट उनको काम करने के लिए मजबूर किया गया। तो एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। उनके पास कोई भी कि हमें काम कितना करना है, हमें उस क्या मिलेगा, इसके लिए कोई भी उनके पास सुविधा नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और लगातार उनको क्या किया जा रहा था, उनको दबाया जा रहा था। वो क्या रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड। और जो उनको लीज पे लैंड दी गई है उस पर कोई भी उनका अधिकार ना हो, इस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाता था। जो पीजेंट मूवमेंट था दरअसल में था क्या कि रेवेन्यू को किस प्रकार से हम रिडक्स कर सके, कम कर सके, घटा सके, एबोलिशन ऑफ बेगार को हम समाप्त कर सकें, और जो ये अप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनको हम किस प्रकार से बाइकआउट कर सके। इस पे वो हमारा ये जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मूवमेंट, खासतौर पे अवध में हमारा इस प्रकार से होता। अब ये हमारा जो कई सारे सिटीज़ हैं, इन मैनी सिटीज़ नहीं, कई सारे प्लेस पे हुआ क्या हमारा, सॉरी कई सारे जगहों पे नाई धोबी बंद कौन समझ रहे हैं कि नाई बाल काटने वाले को, धोबी कपड़ा धोने वाले को। कुछ पंचायतों द्वारा क्या गया, ऑर्गेनाइज किया गया नाई धोबी बंस कि क्या करें, इसमें क्या करें, लैंडलॉर्ड्स को, यहाँ तक कि बार्बर्स और वॉशरमैन की जो सर्विसेज हैं जो दी जाए उसको भी बंद करो, नहीं दिया जाएगा। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के जो गांव थे उसके चारों तरफ वो किया, गए, उसमें मिले, बातचीत किए विलेजर्स से, और उनको इस जो समस्या के समाधान के लिए कि किस प्रकार से उसको अंडरस्टैंड किया, समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार सही हो सकता है। अक्टूबर तक जो अवध किसान सभा का वो सेटअप किया गया, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अदर भी उसमें शामिल थे। 1 महीने के अंदर 300 ब्रांच इसके इस्टेब्लिश हो गए थे उस रीजन में, आसपास गांव में। तब जाके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगले साल हमारा वहाँ पर स्टार्ट हो गया। जो इस प्रकार का एफर्ट है अवध किसानों को इस वाइडर स्ट्रगल में शामिल करने का, तब जाके हमारा इसमें शामिल हो सके, उसका प्रयास शामिल हो सके। जो पीजेंट मूवमेंट है हमारा एक कई फॉर्म्स में डेवलप्ड हुआ, और जो कांग्रेस लीडरशिप थी इस बात से खुश नहीं थी। जब पीजेंट मूवमेंट्स हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद अस। जो किसानों का जो मूवमेंट था ना, पीजेंट मूवमेंट था, इसको लेकर के कांग्रेस जो लीडरशिप था खुश नहीं था, क्योंकि मूवमेंट जैसे जैसे स्प्रेड की 1921 में जो तालुकदार का जो घर था मर्चेंट्स के, तो उस पर अटैक किया जाने लगा, बाज़ारों को लूट लिया गया। ग्रेन होर्ड्स जो थे, जो अनाज रखने वाली जगह थे, उनको भी कैचअप कर लिया गया, उनको भी लूट लिया गया। कई सारी जगह पर लोकल लीडर्स बताते थे किसानों को क्या कि गांधी जी ने कहा है कि कोई भी टैक्स पेड नहीं किया जाएगा, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पुअर्स में। मतलब हाल इस प्रकार से था कि महात्मा गांधी के नाम पर कुछ भी करो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ राइट ऑन द नेम ऑफ महात्मा गांधी क्या है कि जितनी भी ज़मीनें हैं सबको क्या करके लूट करके
करो और उसे ग्रामीणों में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार की जो बातें चल रही थी, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है पुअर्स के बीच में। जो महात्मा गांधी के नाम पर हर प्रकार के सैंक्शंस द नेम ऑफ महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशन। हर प्रकार के कोई भी काम करना महात्मा गांधी के नाम पर हो जाता था। 1928 में वल्लभ भाई पटेल एक पिजन मूवमेंट को बारदोली में लीड किया, जो कि हमारा बारदोली क्या है, गुजरात में एक तालुका है, अगेंस्ट इन्हेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बढ़ने के अगेंस्ट में बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये मूवमेंट यह था कि वल्लभ भाई पटेल के हमारे अंडर में ये सक्सेस माना जाता है, ये मूवमेंट सक्सेस माना गया। और जो स्ट्रगल को पॉपुलरली हर जगह इसे क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी और भारत के अनेक सारी पार्ट्स में इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, तो हमारा बागे कह रहा है, अब थोड़ा देखते हैं। जो ट्राइबल पीजेंट्स हैं, इन्होंने महात्मा गांधी को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया और अपने अपने तरीके से स्वराज को भी, आइडिया को भी वो किया। जो आंध्र प्रदेश में हमारा गुडेम का हिल्स है एग्ज़ाम्पल, वहाँ पर एक मिलिटेंट जो कि गुरिल्ला मूवमेंट को स्प्रेड किया 1920s में, एक प्रकार का स्ट्रगल नहीं था, नॉट ए फॉर्म स्ट्रगल, जो कि कांग्रेस को जिसको अप्रूवल देती। यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ हेयर एज एन अदर फॉरेस्ट के अदर रीजन्स में जो कॉलोनी गवर्नमेंट्स थी वो सारे रास्ते, बड़े बड़े जो फॉरेस्ट एरिया थे उनको बंद कर दिया था, उसमें लोगों के प्रवेश को बंद कर दिया था कि वहाँ पर आगे कोई भी फसलों का चरा नहीं सकता है, यहाँ तक फ्यूल वुड या फ्रूट्स को कलेक्ट नहीं कर सकता है, जो जलावन की लकड़ी होती है फलों को नहीं इकट्ठा कर सकता है। ये क्या किया कि ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको ये इरिटेट कर दिया, एजिटेट कर दिया। न केवल उनके जीवन पे संकट खड़ा हो गया, बल्कि उनके ट्रेडिशनल राइट हैं वो भी क्या हुआ, इनकार कर लिए गया कि नहीं, आपको ये नहीं लेना। जब गवर्नमेंट इस पे फोर्स किया बेगार के लिए कि चलो रोड बिल्डिंग मतलब सड़क निर्माण के लिए आपको बेगार बिना कोई पेमेंट किए आपको काम करना है, तो ये जो हिल पीपल थे, जो पहाड़ी लोग थे, ये विद्रोह करने पर उतारू हो गए, विद्रोह करने लगे। तो जो पर्सन इसको लीड करने में आया वो एक इंटरेस्टिंग फिगर था, उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। उसने क्लेम किया कि उसके पास वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स है, वो एकदम करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता है, तुम्हारी जैसे चांद तारों के बारे में कुछ जानकारी बताना है, कब क्या होगा ऐसे बताना, लोगों को खुश रख सकता है, ठीक रख सकता है। यहाँ तक कि वो इस प्रकार से कर सकता है कि लोग ये बुलेट शॉट्स हैं, गोली मारी जा रही है, उसको भी बर्दाश्त कर पाएगा, सर्वाइव कर लेगा। कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकार्नेशन। इस प्रकार से राजू अपने आप को बताता था कि जो विद्रोही थे उसके साथ साथ वो ये क्लेम करने लगे कि वो भगवान का अवतार है। राजू महात्मा गांधी के ग्रेटनेस के बारे में चर्चा करता था और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड था और लोगों को परसुएड किया कि आप खादी के कपड़े पहनो, शराब पीना छोड़ दो। लेकिन उसी टाइम बट एट द सेम टाइम ही asserted दैट इंडिया कुड बी लिबरल्ड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। उसी टाइम वो ये भी कहता था कि इंडिया को केवल और केवल आज़ादी तभी मिल सकती है फोर्स के दम पर, न कि नॉन वायलेंस के दम पे। जो गुडेम रिबल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटेम्प्टेड टू किल, उनको मारने की कोशिश की और गुरिल्ला वारफेयर को जारी रखा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना स्वराज पाना था। राजू को कैप्चर्ड कर लिया गया और 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई। हाँ, लेकिन वो अपने उस समूह में वो हीरो बन गया। नाम क्या था बता सकते हैं? अल्लूरी सीताराम राजू। अपने आप को ईश्वर का इनकॉर्नेशन कहता था, ही वॉज द इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड। उसके पास मिरेकल्स करने की पावर है, उसके पास जादुई शक्तियाँ। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्वराज इन द प्लांटेशन, देखते हैं वो अगला पॉइंट क्या कहता है। हमारे बागानों में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, उनके लिए महात्मा गांधी की समझ क्या थी, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था।
जब इस बात पे आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो उस अपने सीमित जगह पे फ्रीली मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनके पास ये राइट है कि नहीं है। इसका फ्रीडम का मतलब है कि राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड। जो कन्फाइंड स्पेस है उसमें अंदर बाहर आने जाने का उनके पास जो घूमने का जो अधिकार हो, मूव करने का अधिकार हो फ्रीली, उसको वो कहते थे फ्रीडम का ये मतलब होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो एक एंड इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। इसका मतलब ये है कि कम से कम उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब कि जो ये अपने गाँव से संपर्क रख पाएँ। अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, जिस गाँव से वो आए हैं, क्या इसका मतलब वो अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। इसका मतलब वो आज़ादी का ये लेते थे कि जो कन्फाइंड स्पेस है इसमें इन आउट, अंदर आना जाना, बाहर घूमना फिरना वो कर सकते हैं। लेकिन उसी टाइम एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 आया था। इसमें प्लांटेशन जो वर्कर्स जो थे उनको परमिट नहीं था कि टी गार्डन को छोड़ करके विदाउट परमिशन वो जा सकते हैं। और इनफैक्ट उस समय इस प्रकार के परमिशन देना बड़ा ही रेयरली था, बड़ा ही दुर्लभ था। लेकिन जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो हज़ारों वर्कर्स अपने अथॉरिटीज़ का बात मानने से इनकार कर दिया, प्लांटेशन को छोड़ दिया और अपने घर की तरफ मूव कर दिया। उनको विश्वास था कि गांधी राज आ रहा है, हर तरफ क्या होगा, शांति ही शांति होगी। उनके खेत, एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन ओन विलेज, हर व्यक्ति को अपने गांव में उन खेत मिलेंगे, ज़मीनें मिलेंगी, लैंड्स मिलेंगे। लेकिन दे हाउएवर नेवर रिच, लेकिन उनके भी अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाए, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाए। रास्ते में ही स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, क्योंकि रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक की वजह से रास्ते में फंस गए और पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ा गया और ब्रूटली उसे पीट दिया गया, पूरा पीटा गया। ठीक है, तो इन मोमेंट्स का जो विजन था वो कांग्रेस अपने प्रोग्राम में कभी डिफाइन नहीं कर सकी। जो ये जो था ना कि जो स्वराज का मतलब, ये अपने अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करते थे, इमेजिन करते थे कि टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग्स एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। उस प्रकार से स्वराज का मतलब निकालते थे कि वो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब सारी हमारे कष्ट, सारी समस्याएं, सारी परेशानी हमारे दूर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जब ट्राइबल्स जो पीपल थे, जब गांधी जी के नाम का आवाहन करते थे, चैंट करते थे और स्लोगन डिमांड करते थे स्वतंत्र भारत का, तो ये इमोशनली पूरे के पूरे ऑल इंडिया में चल रहे एजिटेशन को रिलेट कर लेते थे। जो महात्मा गांधी के नाम पर जब कोई भी काम करते थे तो अपने आप को कांग्रेस से वो लिंक कर लेते थे। इस मोमेंट को वो आइडेंटिफाई कर रहे थे, एक मोमेंट को जो कि इस लोकेलिटी से भी ऊपर चल रहा था, इन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। जो जहाँ पर रह रहे हैं उसकी लिमिट्स से ऊपर कहीं चल रहा है हमारा क्या वो मूवमेंट चल रहा है। पुरानी घटना घटी थी हमारी चौरी चौरा का, देख सकते हैं ये फिगर हमारा है 5 फरवरी 1922 का। चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में एक जगह है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था बाज़ार में हमारा, लेकिन हुआ क्या, पुलिस द्वारा यहाँ पर हिंसा करने की वजह से टकराव हो गया पुलिस और किसानों के बीच में, जिसकी वजह से सारी की सारी जो ग्रामीण जनता थी भड़क गई और जा कर के थाने में ही क्या कर दी, जो चौरी चौरा थाना है, पुलिस थाना, उसमें जाके आग लगा दी और उसमें 22 पुलिस वालों की जलकर उसमें मौत हो गई थी। अब इस बात से क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को, जो हमारा पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, इसने वापस ले लिया। कहा कि नहीं, इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये तो हमारा किसान आंदोलन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, अब ये स्वीकार्य नहीं है। इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को वापस ले लिया। अब सिविल डिसओबीडियंस क्या है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, तो अगले लेक्चर में जो आपको अपलोड करेंगे शीघ्र जैसा हो सकता है फास्ट कवर करते हैं, और इसको जो क्वेश्चन उसके बारे में क्वेश्चन भी दिखा दे रहे हैं कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले लेक्चर में, आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय।